हेलो स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अरब कल्चर लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर से, जिसका टॉपिक है क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया वार। ये क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए, हम आज इस पर बात करेंगे। 19वीं शताब्दी में उस्मानी तुर्क साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और 1832 ईस्वी में यूनान तुर्क साम्राज्य से आजाद हो गया था और दूसरे जो बाल्कन देश थे वो भी तुर्क साम्राज्य से आजादी की चेष्टा करने लगे थे। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए उस्मानी साम्राज्य के पास बस एक ही विकल्प बचा था, वो था युद्ध का। तो इसके बहुत से कारण थे, जिसमें पहला कारण तो ये था कि उस्मानी तुर्क साम्राज्य की जो ईसाई जनता थी उसको रूस भड़का करके और उस्मानी तुर्क साम्राज्य के क्षेत्र को ढकना चाहता था। दूसरे कारणों में ये था कि तुर्की के जो सुल्तान का व्यवहार था वो ईसाइयों के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। सन 1853 ईस्वी में ईसाइयों पर बहुत अत्यधिक अत्याचार हुए थे। इस कारण रूस जो था उसको एक बहाना मिल गया था उस्मानी साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का। और वैसे भी रूस को जो उस्मानी साम्राज्य का जो बाल्कन प्रदेश था वहां की ईसाई जनता का संरक्षक का अधिकार रूस के पास था। उस्मानी साम्राज्य की जो यरूशलेम का क्षेत्र था वहां के ईसाइयों की जनता का जो संरक्षक का अधिकार था वो फ्रांस को दे रखा था तुर्की साम्राज्य ने। बाद में फ्रांस से ग्रीकों ने वो अधिकार अपने पास ले लिया। उसके बाद जब नेपोलियन थर्ड जब फ्रांस का शासक बना तो उसने अपने अधिकारों की पुनः मांग शुरू कर दी, जिसका रूस ने विरोध किया। तुर्क सुल्तान ने दोनों में सुलह समझौता कराने की कोशिश की लेकिन विफल हो गए। इस कारण ऑटोमन साम्राज्य ने रूस को अपनी साम्राज्य की ईसाई जनता का संरक्षक मानने से इनकार कर दिया। रूस इसी बात का रास्ता देख रहा था, किसी बहाने रोमन साम्राज्य में, ऑटोमन साम्राज्य में हस्तक्षेप किया जाए। इसी के बाद रूसी सेनाओं ने उस्मानी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और मोल्डेविया और बोलेशिया नाम के दो क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। और रूस ने डेन्यूब नदी क्षेत्र में भी आक्रमण किया, जिससे ऑस्ट्रिया का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर लिया। इन्हीं सब कारणों को देख के फिर वियना में एक अधिवेशन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, तुर्की ने भाग लिया, जिसमें यह तय हुआ कि रूस उस्मानी साम्राज्य की ईसाई जनता का संरक्षक तो बना रहेगा, लेकिन ये जो दो क्षेत्र उसने विजित किए हैं उन पर से उसको अधिकार छोड़ना पड़ेगा। रूस इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद इंग्लैंड के कहने पर उस्मानी सुल्तान ने रूस पर आक्रमण कर दिया। 4 अक्टूबर सन 1853 को इस प्रकार क्रीमिया युद्ध का प्रारंभ हो गया। उस्मानी सुल्तान को ये पूरा भरोसा था कि इंग्लैंड हमारा साथ देगा और वैसा ही हुआ। इंग्लैंड ये कभी नहीं चाहता था कि रूस डेन्यूब नदी से होते हुए काला सागर में आके और भूमध्य सागर में आए, क्योंकि रूस की पहुंच अगर भूमध्य सागर तक हो जाती तो इंग्लैंड के लिए भारतीय साम्राज्य बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था कि रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक हो। इंग्लैंड ने तुर्क सुल्तान का पूरा साथ दिया और साथ में फ्रांस का भी साथ ले लिया। दोनों ने मिलकर
तुर्क सुल्तान का पूरा साथ दिया रूस को हराने के लिए। इसके कुछ समय पश्चात सार्डिनिया के शासक ने भी युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी और मित्र देशों से संधि कर ली। 16 अगस्त सन 1855 ईस्वी को रूस ने अंतिम बार मित्र सेनाओं पर जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन कुछ समय पश्चात रूस का जो जार निकोलस था उसका देहांत हो गया। उसके जगह पर जो नया जार बनाया गया उसने कुछ समय तक तो युद्ध किया, लेकिन स्थिति देखकर मित्र राष्ट्रों से संधि कर ली। अब हम बात करेंगे युद्ध का अंत और पेरिस संधि पर। सन 1856 ईस्वी को पेरिस में एक संधि हुई जिसके माध्यम से क्रीमिया युद्ध का अंत हुआ। इसमें यह तय किया गया कि रूस को जो मोल्डेविया और बोलेशिया उसने जीत लिए हैं उनको स्वतंत्र करना पड़ेगा। इसके अलावा काला सागर को तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी वहां किसी के भी युद्ध पोत या व्यापारिक पोत जा सकते थे। डेन्यूब नदी को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया और उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जोर दिया गया और उस्मानी साम्राज्य से ये वचन लिया गया कि अपने साम्राज्य की ईसाई जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अब हम क्रीमिया युद्ध के जो प्रभाव थे उनके बारे में बात करेंगे। क्रीमिया युद्ध के यूरोप में बहुत दूरगामी प्रभाव हुए। क्रीमिया युद्ध के बाद यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रीयता की भावना में बहुत ज्यादा तेजी आ गई। रूस में मध्यकाल से निकलकर और प्रजातंत्र की ओर वहां विकास होने लगा। क्रीमिया युद्ध के बाद 9 इटली और 9 जर्मनी का अभ्युदय हुआ। रूस ने अपनी विदेश नीति को भी परिवर्तित किया और जब उसने ये देखा अब हम अपने साम्राज्य का विस्तार यूरोप में नहीं कर पाएंगे, तो उसने एशिया की तरफ अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान दिया। ऑस्ट्रिया ने रूस का युद्ध में साथ नहीं दिया था, इसलिए रूस ऑस्ट्रिया का हमेशा के लिए शत्रु हो गया। इस कारण ऑस्ट्रिया ने प्रशा पे आक्रमण कर दिया, लेकिन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मनी संगठन की स्थापना की। क्रीमिया युद्ध से यूरोप वासियों को ये पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि उन्होंने रूस को बढ़ते हुए, उनकी सीमाओं की ओर बढ़ते हुए पश्चिम यूरोप की तरफ रोक दिया। मोल्डेविया और बोलेशिया इन दोनों को स्वतंत्रता का दर्जा दिया गया और इनकी सीमा रूस और उस्मानी साम्राज्य के बीच में थी, ताकि अब रूस को कभी उस्मानी साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का अवसर न मिले। इस संधि के द्वारा रूस का बहुत ज्यादा अपमान किया गया, उससे उस्मानी साम्राज्य की जनता का जो संरक्षक का अधिकार था वो छीन लिया गया। क्रीमिया युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा उस्मानी साम्राज्य को हुआ। उसको अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए पूरा समय मिल गया और यूरोप को संयुक्त व्यवस्था से सम्मानित किया गया। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने उस्मानी साम्राज्य की समस्या का निराकरण किया। रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण उस्मानी साम्राज्य को कुछ समय के लिए राहत मिल गई, परंतु ये महसूस किया गया कि इस संधि का बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। अगर वो लाभ हुआ भी है तो वो बहुत अस्थायी है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले बार किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।